Today we are going to start our 13th chapter महात्मा गांधी and the nationalist movement. बच्चों, आज हम इस चैप्टर में महात्मा गांधी के बारे में और उनके द्वारा जो भी राष्ट्रवादी आंदोलन किए गए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी मूवमेंट है, कोई भी आंदोलन है, अगर वो दैट इज एसोसिएटेड विद अ सिंगल पर्सन फॉर द क्रिएटिंग ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। देखिए, किसी भी समाज में, किसी भी राष्ट्र में राष्ट्रवादिता की जो भावनाएं हैं वो पैदा करने का श्रेय किसी एक सिंगल व्यक्ति को जाता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं जिसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं। लेट अस स्टार्ट। गैरीबैल्डी एसोसिएटेड विद द मेकिंग ऑफ इटली। देखिए, इटली का जो एकीकरण हुआ उसमें गैरीबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है और उन्हीं के योगदान के कारण इटली जो है वो एक एकीकृत इंटीग्रेटेड कंट्री बना था। जॉर्ज वॉशिंगटन, इसी प्रकार से जॉर्ज वॉशिंगटन है, उन्होंने अमेरिका के आज़ादी के वॉर में, युद्ध में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और हो ची मिन, ये थर्ड पर्सन है, विद द स्ट्रगल टू फ्री वियतनाम फ्रॉम द कॉलोनियल रूल। और हो ची मिन जो है, उन्होंने वियतनाम को ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ाद कराने के लिए आंदोलन किया था। इन द सेम मैनर महात्मा गांधी हैज़ बीन रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द इंडियन नेशन। और इसी प्रकार से महात्मा गांधी जो हैं उनको राष्ट्रीय पिता कहा जाता है और भारत के राष्ट्रवाद का निर्माता उनको कहा जाता है। 1915 से लेकर के 1948 इज द टाइम दैट इज नोन एज गांधीयन ईरा। देखिए, 1915 से लेकर के 1948 का जो टाइम है उस समय को गांधी युग के रूप में भी जाना जाता है, गांधी युग भी उसको कहा जाता है, क्योंकि मोस्टली मूवमेंट जो उनके हुए थे, मोस्टली आंदोलन जो उन्होंने करे थे वो इसी समय में किए थे। अ लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ। एक नेता अपनी उद्घोषणा करता हुआ, अनाउंसेस होता है अपनी उद्घोषणा करता हुआ। लेट अस स्टार्ट। इन जनवरी 1915 गांधी जी रिटर्न टू हिज होमलैंड आफ्टर 2 डिकेड्स। देखिए, महात्मा गांधी 1915 में अपने मदरलैंड में, मीन्स अपनी मातृभूमि में वापस लौटे थे 2 डिकेड्स के बाद, 2 दशकों के बाद। दीज ईयर्स ही स्पेंट इन साउथ अफ्रीका एंड ही वर्कड एज अ लॉयर देयर। देखिए, उन्होंने ये जो समय था, 2 डिकेड्स का जो समय था, वो साउथ अफ्रीका में बिताया और वहाँ पे वो एक वकील की हैसियत से गए थे, एक वकील के रूप में वहाँ पर ये काम करते थे। और चंद्रेन देवन स्वामी रिमार्क्ड साउथ अफ्रीका वॉज द मेकिंग ऑफ द महात्मा। चंद्रेन देवन स्वामी जो हैं उन्होंने ये कहा कि साउथ अफ्रीका में ही एक महात्मा का निर्माण हुआ है। गांधी जी यूज नॉन वायलेंस टेक्निक ऑफ द प्रोटेस्ट, इट वॉज नोन एज सत्याग्रह। देखिए, साउथ अफ्रीका जो था वहाँ पे लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। ब्लैक एंड वाइट पीपल के बीच में, श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच में भेदभाव किया जाता था और जो ब्लैक पीपल होते थे उनको इल ट्रीट किया जाता था, बुरी तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता था। इसी में महिलाएं भी थी। तो वहाँ पे महात्मा गांधी ने क्या किया, उन लोगों को इक्वल राइट्स दिलवाने के लिए, इक्वल मतलब समान अधिकार दिलाने के लिए प्रोटेस्ट किया था। और इसी प्रोटेस्ट को, ये जो प्रोटेस्ट था दैट वाज नॉन वायलेंट, मीन्स अहिंसात्मक विद्रोह इन्होंने किया था, जिसको सत्याग्रह कहा जाता है। देखिए, सत्याग्रह क्या होता है? दिस इज अ आइडियोलॉजी, एक विचारधारा है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना मतलब वायलेंस का यूज न करके अपना जो बातें हैं वो मनवा लेता है। और ये कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो सत्याग्रह है वो साउथ अफ्रीका में ही किया था। और देखिए, इसके बाद जब 1915 में महात्मा गांधी अपने मदरलैंड में वापस आए, अपनी मातृभूमि में वापस आए, तो यहाँ से ये 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। तो जब उस समय का जो भारत था और अब जब ये वापस आए थे, इस समय का भारत जो था वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। मतलब पहले इतना लोगों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था, ऑल्दो दैट टाइम वाज आल्सो इंडिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के अधीन ही था भारत, बट फिर भी इतना डिस्क्रिमिनेशन लोगों के साथ नहीं किया जाता था जो आज किया जाने लगा था। देखिए, जब महात्मा गांधी यहाँ से 1893 में भारत को छोड़ करके साउथ अफ्रीका गए थे और जब 1915 में भारत में वापस आए, तो उस समय का जो भारत था और 1893 का जो भारत था वो बिल्कुल एक दूसरे से उस समय से बिल्कुल चेंज था, क्योंकि अब का जो भारत था 1915 का, दैट वाज पॉलिटिकली एक्टिव,
पॉलिटिकली रूप से, राजनीतिक रूप से काफ़ी एक्टिव हो चुका था और यहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस सभी टाउन्स में और विलेजेस में ओपन हो चुकी थी। उसकी शाखाएं जो थी हर एक गांव में और कस्बे में शुरू हो चुकी थी। तो उसी समय में 1905 स्वदेशी मूवमेंट वो स्टार्टेड, एक आंदोलन चलाया गया, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन जिसको कहा जाता है 1905 में। एंड दिस मूवमेंट हैड थ्रोन अप सम इम्पोर्टेंट लीडर्स, और यही वो आंदोलन था जिस आंदोलन के बाद कुछ महत्वपूर्ण नेता सामने आए और इसी आंदोलन के थ्रू जो मिडिल क्लास के लोग थे उनसे अपील की गई और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो आंदोलन था और ज़्यादा ब्रॉडन हो चुका था और ज़्यादा वाइड हो चुका था। अब ये जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे दैट वर लाल बाल पाल। अब ये तीनों की एक ग्रुप था जिनको बिपिन चंद्र पाल, ये बंगाल से थे, बाल गंगाधर तिलक फ्रॉम महाराष्ट्र से थे, एंड लाला लाजपत राय फ्रॉम पंजाब, और लाला लाजपत राय पंजाब से थे। देखिए इन तीनों की ही जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो इनका रहने का तरीका था वो डिफरेंट था, बट फिर भी इनकी जो आइडियोलॉजी थी दैट वो सेम, एक ही तरीके से ये लोग आपस में मिलजुल कर ये लोग काम करते थे। दे एडवोकेटेड मिलिटेंट ऑपोजिशन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। अब देखिए मिलिटेंट का मीन्स होता है उग्र विद्रोह इन्होंने किया अंग्रेजी शासन के विरुद्ध। और एक और ग्रुप ऐसा था, देखिए इनका जो ग्रुप है उसको तो उग्रवादियों का नाम भी दे दिया गया था, ठीक है, गरम दल भी इनको कहा जा सकता है। और एक और ग्रुप था दैट वाज मॉडरेट्स का मीन्स होता है उदारवादी जो अपील के थ्रू या ग्रेजुअली धीरे धीरे अपने प्रोसेस को कंप्लीट करवाते हैं, अपनी जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा करवाते थे। अब यहाँ पे कुछ हमारे जो मॉडरेट्स हुए हैं मीन्स उदारवादी नेता हुए हैं, दे प्रेफर्ड अ मोर ग्रेजुअल एंड प्रोसेसिव अप्रोच, सक्रिय काम करते थे, सक्रिय इनका प्रयास रहता था। दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले एंड मोहम्मद अली जीना। यहाँ पे दो नेम दिए गए हैं, गोपाल कृष्ण गोखले एंड मोहम्मद अली जीना। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले वॉज द पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी। अब ये गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु इनको कहा जाता है, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। देखिए अब महात्मा गांधी जो थे ही वॉन्ट्स टू नो मोर अबाउट इंडिया, तो वो भारत के बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते थे। इसके लिए जो उनके मेंटर हैं, उनके जो राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने उनको एडवाइस दी दैट यू शुड टेक अ टूर ऑफ होल इंडिया, कि आपको पूरे के पूरे भारत का एक टूर निकालना चाहिए, एक यात्रा करनी चाहिए। तो उनकी एडवाइस को फॉलो करते हुए महात्मा गांधी ने वैसा ही किया और पूरे भारत का एक टूर निकाला, जिससे उनको लोगों की कंडीशंस के बारे में, उनकी परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिली। बट हिज मेजर पब्लिक अपीयरेंस वॉज एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन 1916। बट उनकी जो पब्लिक अपीयरेंस हुआ मीन्स जो उनकी सार्वजनिक उपस्थिति हुई लोगों के सामने, वो हुई थी 1916 में, जब उनको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के समारोह में इनवाइट किया गया था। तो ये जो यहाँ पे इनको इनवाइट किया गया, तो यहाँ पे इनको जो इनवाइट किया गया, ये सारा का सारा जो काम इन्होंने साउथ अफ्रीका में किए थे, वहाँ के लोगों को उनके राइट्स दिलवाने के लिए जो सत्याग्रह मूवमेंट किया था, उसके बेस पे इनको यहाँ पे इनवाइट किया गया था। तब तक महात्मा गांधी का भारत में कोई ज़्यादा रोल नहीं था। और वहाँ पे कांग्रेस के मैनी इंपॉर्टेंट लीडर्स वर ऑल्सो प्रेजेंट देयर, फॉर एग्जाम्पल एनी बेसेंट वॉज देयर। एनी बेसेंट जो कि उस समय में बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थी एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो भी वहाँ पे प्रेजेंट थी। अब जब महात्मा गांधी की टर्न आती है स्पीच के लिए, तो वो देखते हैं कि देयर आर ऑल रिच पीपल, नोबल पीपल आर सिटिंग देयर, बहुत बड़ी संख्या में अमीर लोग वहाँ पे सजे धजे बैठे हुए हैं, बट देयर इज़ नो पुअर, और वहाँ पे कोई भी गरीब लोग नहीं हैं, जिसको देख करके महात्मा गांधी जो थे वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं अबाउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द नोबल एंड द पुअर, कि नोबल मैन के बीच में और पुअर के बीच में, गरीबों के बीच में और जो अभिजात वर्ग है उनके बीच में जो कंपैरिजन है, जो कॉन्ट्रास्ट है, उसकी तुलना करने पर वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। और फिर वो क्या कहते हैं कि अवर सैल्वेशन कैन कम थ्रू द फार्मर्स, हमारी जो दास्ता से हमें जो मुक्ति मिल सकती है वो सिर्फ हमें फार्मर्स की हेल्प से, पीजेंट्स की हेल्प से ही मिल सकती है। वी कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ पुअर पीपल, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन का जो मोस्टली पार्ट है वो गरीब लोग हैं, गरीब जनसंख्या हमारी ज़्यादा है, तो उनके सहयोग के विदाउट, उनके सहयोग के बिना हमें आज़ादी नहीं मिल सकती है। और
In 1916, a peasant from Champaran, Bihar, told him about the harsh treatment of peasants by British indigo planters. अब देखिए यहाँ पे 1916 में, दिसंबर 1916 में एक सेशन होता है कांग्रेस का, वहाँ पे एक पीजेंट आकर के महात्मा गांधी को मिलता है और वो उनको बताता है कि ब्रिटिश प्लांटनर्स जो हैं, बगान मालिक जो हैं, वो किस प्रकार से जो ये पीजेंट्स हैं, किसानों का शोषण कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी अब यहाँ पे 3 मूवमेंट करते हैं जो कि उनके अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में होती हैं। एक खेड़ा में मूवमेंट किया जाता है उनके द्वारा, एक किया जाता है अहमदाबाद में और एक किया जाता है चंपारण में। द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन की शुरुआत और अंत। देखिए, जब इससे पहले मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी ने 3 मूवमेंट यहाँ पे शुरू किए थे, एक चंपारण बिहार में, खेड़ा में और अहमदाबाद मिल वर्कर्स में। तो यहाँ से महात्मा गांधी जो थे वो एक नेशनलिस्ट लीडर के रूप में सामने आए, राष्ट्रवादी नेता के रूप में सामने आए। इसके अलावा गवर्नमेंट का, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनका एक इशू और ऐसा महात्मा गांधी को मिल गया जिससे वो एक मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गए थे। लेट अस स्टार्ट। ड्यूरिंग 1918 द ब्रिटिश हैड इंस्टीट्यूटेड सेंसरशिप ऑफ प्रेस एंड परमिटेड डिटेंशन विदाउट ट्रायल। देखिए, अब ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, 1914 से 18 में इन्होंने प्रेस के जो सेंसरशिप थी, प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगा दिया, मीन्स पाबंदियां लगा दी, और लोगों को बिना किसी दलील के ही अरेस्ट किया जाने लगा। और इस प्रकार से जो ये लोगों को विदाउट डिटेंशन के, विदाउट ट्रायल के इनको अरेस्ट किया जाता था, इसको रोल्ट एक्ट बोला जाता था। रोल्ट एक्ट इसको कहा जाता था, इसको काला कानून भी कहा जाता है। और इसके जो हेड थे, ही वॉज सिडनी रॉलेट, उनका नाम सिडनी रॉलेट था, जिनके नाम पर इस एक्ट का नाम रखा गया था। देखिए, इस एक्ट के अनुसार क्या था कि किसी भी व्यक्ति को विदाउट एनी अपील, विदाउट एनी ट्रायल कैन बी अरेस्टेड, उनको कैद में डाला जा सकता था। In towns across North and West India, life came to a standstill as shops shut down and school closed. देखिए, ये जो मूवमेंट था ज़्यादातर नॉर्थ में और वेस्ट इंडिया में, मीन्स उत्तरी और पश्चिमी भारत में ज़्यादा शुरू हुआ था। और यहाँ पे इस मूवमेंट के लिए, मीन्स बंद के लक्ष्य से सारी की सारी जो दुकानें थी उनको बंद कर दिया गया, और स्कूल्स जो थे उनको भी बंद कर दिया गया था। और लाइफ जो थी वो एकदम स्टैंड स्टिल होगी, मीन्स एकदम रुक गई थी, जैसे लाइफ जो थी वो बिल्कुल थम गई थी। द सिचुएशन ग्रू मोर टेंस रेडली अ ब्लडी क्लाइमैक्स इन अमृतसर इन अप्रैल 1919। देखिए, यहाँ की जो परिस्थिति थी, अमृतसर में जो परिस्थितियाँ थी वो बहुत ही ज़्यादा भयावह थी, बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली थी, क्योंकि अमृतसर में 1919 में एक मैस्केयर हुआ था, जहां पर नेशनलिस्ट लोग जो थे वो मीटिंग कर रहे थे, और वहां पे एक ब्रिगेडियर जनरल डायर ने अपने ट्रूप्स को ओपन फायर करने का ऑर्डर दे दिया था। मीन्स अपनी सेना को उन मीटिंग में जो लोग थे उनको फायर करने का, उनके ऊपर बंदूकें चलाने का आदेश दे दिया था, जिस पीपल वर किल्ड एंड, और यहाँ पे जो लोग थे 400 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इसी एक्सीडेंट को जलियांवाला बाग में स्केयर कहा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसको कहा जाता है। और इसी के अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, जो रोल्ड एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया गया था भारतीयों के ऊपर, उसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। नॉन कॉरपोरेशन का मीन्स होता है असहयोग आंदोलन, मीन्स किसी भी प्रकार का सहयोग आंदोलन, मतलब सहयोग सरकार के साथ नहीं करना है। तो इसके लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाए गए महात्मा गांधी के द्वारा, और जो उनके फॉलोवर्स थे उनके द्वारा। उन्होंने क्या किया कि जितने भी वकील थे, उन्होंने लॉयर्स थे, उन्होंने कोर्ट में जाना बंद कर दिया, टीचर्स थे उन्होंने स्कूल्स में जाना बंद कर दिया, जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपने कॉलेजेस में और स्कूल्स में जाना बंद कर दिया था। और महात्मा गांधी ने कहा कि इफ़ द प्रोटेस्ट विल कंटिन्यू, और अगर यही विद्रोह लगातार चलता रहता है, तो ब्रिटिश हैव टू लेफ्ट द कंट्री विद इन अ ईयर, तो अंग्रेजी जो शासन है उनको 1 साल के अंदर ही देश को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।